Yes. Talking about the text, question number 1. Laws are never respected nor enforced in India. So, author is saying about India कि यहाँ पर कानून बनते तो हैं, but उनको लागू नहीं किया जाता है. Neither the people are ready to follow them, obey them, and the government is also unable to get them followed. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कास्टिज्म, जो एग्जाम्पल ऑथर ने हमें दिए हैं, अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म, बॉन्डेड लेबर, ये सब कानूनन अपराध हैं, यानी कि इनके अगेंस्ट लॉज बन चुकी हैं, बट स्टिल दे आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन टेक ऑफ द ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स हैं, उनके लिए, उनको तोड़ने के लिए पनिशमेंट्स भी हैं, बट स्टिल people are not following the traffic rules. Only if somebody is there to watch them, तभी वो लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट डू दैट. इसी तरह से चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 14 इयर्स की एज से पहले के बच्चों को काम पर लगाना या उन्हें इंडस्ट्रीज में यूज करना, उनको काम लेना उनसे, वो कानूनन अपराध है. बट still we can see small children working in the tea stalls or in the restaurants and roaming on the streets. तो इस तरह से बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उनको एनफोर्स करना, यहाँ पर लॉज को ना तो रिस्पेक्ट किया जाता है, ना ही उनको लागू किया जाता है. Then question number 2. Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes, and an ailing environment? So, this is said by Mr. L.K. Jha in the first branded report कि हम क्या देना चाहते हैं अपने बच्चों को विरासत में. तो हमारे जो सक्सेसर्स हैं, यानी कि जो कमिंग जनरेशन है, उनको हम क्या देंगे? स्कॉच प्लैनेट, जो कि बहुत एक्सेस हीट की वजह से झुलस चुका है. जो फॉरेस्ट एरियाज हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं, तो वो डेजर्ट एरियाज को बढ़ाते जा रहे हैं, वेस्टलैंड्स बनते जा रहे हैं जो किसी काम के नहीं है. इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स, जहां कोई फर्टिलिटी नहीं है. सो एंड द एलिंग एनवायरमेंट. एलिंग एनवायरमेंट मीन्स जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हम लोग कर रहे हैं, तो वो सब अगर हम लोग अभी अवेयर नहीं हुए, अगर अभी हम लोग नहीं संभले, तो हमारी आने वाली जनरेशन को हम सिर्फ यही देंगे, एंड दे विल नॉट हैव एनीथिंग to use and enjoy like us. Question number 3. We have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. तो लास्ट लाइन में ये कहा गया है बाय मिस्टर लेस्टर ब्राउन कि हम लोग ये समझते हैं कि ये हमारी अर्थ है, हमको हमारे फोर फादर्स से विरासत में मिली है, एंसेस्टर्स से विरासत में मिली है. So we have the solo right, complete right on this earth. यानी ये पृथ्वी और इस पर जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ हमारी हैं. तो वी आर यूजिंग दैम इन दैट वे कि सिर्फ हमारा ही है, हमें ही इसको काम में लेना है. बट ऐसा नहीं है. वी हैवंट इनहेरिटेड दिस अर्थ. सिर्फ हमारा इस पर अधिकार नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें इसको छोड़ना है. तो इट इज सेड दैट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, यानी हमने उनसे इसको उधार लिया है, एंड एज इट इज हमें इसको उन्हें वापस करना है. दैट मीन्स जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से यूज करना है कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बची रहे.
Then number 4, the problems of overpopulation that directly affect our everyday life. तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका एकमात्र रीजन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर इज द overpopulation, the increasing growth of population which is increasing very rapidly. तो उसी की वजह से ये सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके लिए वो जितना भी होगा वो भी कम पड़ेगा. सेकेंडली, जितनी भी ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब सिर्फ ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही है. तो इफ वी हैव टू इरेडिकेट द पॉवर्टी, वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. तो here finishes this lesson. Understanding the text and talking about the text दोनों आपको करने हैं इस लेसन में. और अभी हम स्टार्ट करेंगे स्नैपशॉट्स. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस बुक हॉर्नबिल, किसी भी लेसन में अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी. देन आई एम स्टार्टिंग योर अनदर बुक, लेसन 1 ऑफ स्नैपशॉट्स. Any problem? Dikshita, everything is clear? Yes, Sumit, Vishal, Vikas. Yes, इस चैप्टर में आपको टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट भी करना है. इज इट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट दोनों करने हैं. एनी अदर प्रॉब्लम? Okay, then let us start lesson 1 of snapshots. Are you ready? The Summer of the Beautiful White Horse. It is written by William Saroyan, and this story is about two poor American boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये दो अमेरिकन बॉयज की कहानी है. दे वर पुअर बट एंड दे बिलोंग टू अ ट्राइब, यानी एक जनजाति को वो लोग बिलोंग करते थे, बट दे वर ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी वर देयर हॉलमार्क्स, यानी उनकी पहचान थे. वन डे back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. Aram, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. So, when the author was just 9 years old, और बचपन में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. There is no worry, there is no problem. सब कुछ, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. So everything is
मैग्निफिसेंट, और जो जिंदगी है वो बहुत आरामदायक लगती है। लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, एक सपने जैसी लगती है। तो उस वक्त when he was sleeping in the bed, तो उसका कजिन जिसका नाम था मुराद, जिसको सब लोग क्रेजी मानते थे, यानी वो कभी भी कुछ भी कर सकता था, तो he came to the author's house at 4 o'clock in the morning, और विंडो पर टैप करके उसने उसको उठाया। The author jumped out of the bed, और जो खिड़की से इसने बाहर देखा तो उस पर इसको विश्वास नहीं हुआ। It wasn't morning yet, but it was summer, and still, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it is a horse. You are not dreaming, make it quick if you want to ride. और मैंने देखा कि जो मुराद है वो एक सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है। मैंने खिड़की से बाहर निकाल करके सर अपना देखा, रबिंग द आईज, कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बट ही सेड कि ये हॉर्स ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी से बाहर आओ इफ यू वांट टू राइड। आई न्यू माय कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. और मैं जानता था कि मेरा जो कजिन है मुराद, वो जिंदगी को जिंदगी की तरह से जीना चाहता है और उसको उसी में मजा आता था। Some anybody else who had ever fallen into the world by mistake, ये नहीं कि हम इस दुनिया में आ गए हैं तो जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है वैसा हम करेंगे, ऐसी उसकी सोच नहीं थी। He wanted to enjoy each and everything, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा था that was hard to believe, because सबसे पहली बात तो ये थी कि मैं हमेशा इस बात का सपना देखा करता था, और ये मेरी तीव्र इच्छा रही थी। लॉन्गिंग्स मीन्स इच्छा होना, तो तीव्र इच्छा होना, तो ये मेरी पहली इच्छा थी कि मैं एक हॉर्स राइड करूं, घुड़सवारी करूं। ये बहुत पुराना मेरा सपना रहा था, लेकिन दूसरी जो प्रैक्टिकल बात थी वो ये थी कि हम लोग बहुत गरीब थे, और इसलिए जो कुछ मैं देख रहा था उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Garoglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Garoglanian means an Armenian tribe. Armenia की एक जनजाति. Armenia is the name of the place, country. तो हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था। हमारी पूरी ये जो ट्राइब थी वो बहुत गरीब थी, और जहां कहीं भी हमारी जाति की फैमिलीज पाई जाती थी तो दे वर लिविंग इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी में वो लोग रहते थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Not even the old man of the family, most important of all, though we were famous for our honesty. और कब कहाँ से हमें पैसा मिलेगा ये हम में से कोई नहीं जानता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी पेट भर के खाना खाने को हमको नहीं मिला था, और लेकिन
उसके साथ साथ एक और बात थी कि हम हमारी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। हम गरीब थे बट स्टिल वी वर ऑनेस्ट। वी वर नोन फॉर आवर ऑनेस्टी। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. और 11 centuries से हमारी जो ये जाति है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस रही है। और कभी हम लोग भी वेल्दीएस्ट फैमिलीज में हुआ करते थे, यानी कि वी वर आल्सो रिच, और उस वक्त भी हम हमारी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। तो हमें अपनी इस ऑनेस्टी पर गर्व था और हम सही और गलत अच्छे से जानते थे। हमने कभी किसी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake. Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. So the author was in the state of confusion. उसको विश्वास नहीं हो रहा था, वो हॉर्स को देख सकता था, उसको महसूस कर सकता था, उसको स्मेल कर सकता था, उसको सुन सकता था, यानी कि प्रैक्टिकली वो उसके सामने था। बट ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि ये हॉर्स मुराद के साथ कैसे है, मुराद के पास कैसे है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा, इससे पहले के स्टैंजा में बताया गया है दैट देयर ट्राइब वाज नोन फॉर ऑनेस्टी। कभी उन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया था, तो चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। और दे वर वेरी पुअर, तो उसको लगा कि मुराद इसको खरीद नहीं सकता बिकॉज वी नेवर हैड सो मच मनी, और अगर उसने खरीदा नहीं है तो उसने चुराया होगा। और ये मैं मानने को तैयार नहीं था कि उसने चुराया होगा, बिकॉज आवर ट्राइब इज नोन फॉर द ऑनेस्टी। नो मेंबर ऑफ द गेरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। इस फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता। I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then, he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. और फिर उसने उससे पूछा, तो एक तरफ उसकी जो इच्छा थी वो पूरी होने जा रही थी, उसके सामने हॉर्स था एंड मुराद वाज इनवाइटिंग हिम टू राइड द हॉर्स। तो एक तरफ खुशी भी थी, दूसरी तरफ डर भी था कि उसने ये हॉर्स कैसे हासिल किया, मे बी ही हैड स्टोलन इट। और जब उसने पूछा तो मुराद ने कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, यू जस्ट कम इफ यू वांट टू राइड द हॉर्स, वो मर्जी तुम्हारी है। देन ऑथर अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि इसका मतलब पक्का इसने इस हॉर्स को चुराया है। देन ही वाज कन्विंसिंग हिमसेल्फ कि वैसे सिर्फ राइड के लिए इस हॉर्स को चुराना कोई बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि हमने कोई पैसे तो नहीं चुराए हैं, और इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, क्योंकि अगर आपको शौक है और उस शौक को पूरा करने के लिए थोड़ी देर के लिए अगर आप उस हॉर्स को ले आते हो तो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्टीलिंग, जब तक कि हम उसको बेच नहीं देते हैं, और ऐसा हम कभी नहीं करेंगे. Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation, ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. और उस वक्त उस साल हम लोग टाउन के बिल्कुल एज पर रहते थे, वॉलनट एवेन्यू में, और हमारे घर के पीछे पूरा जो गांव वाला इलाका है वॉज द कंट्री. दैट मीन्स पूरा जो गांव का इलाका आ जाता है, विलेज वाला, तो वहाँ वाइन यार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन के लिए जो टैंक्स, डिचेस, गड्ढे बनाए जाते हैं, एंड कंट्री रोड्स. तो 3 मिनट के अंदर अंदर हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए, जहाँ द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, यानी इट स्टार्टेड रनिंग. सुबह सुबह का वक्त था, so the air was fresh, और जो फीलिंग हम लोगों को हो रही थी उस राइडिंग द हॉर्स, वो बहुत ही शानदार थी. और मेरा कजिन मुराद, जिसको हमारी फैमिली का सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर माना जाता है, उसने गाना शुरू कर दिया, बिकॉज ही वाज वेरी हैप्पी. एवरी फैमिली हैज अ crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. तो हमारी ये खानदानी परंपरा रही है कि हर जनरेशन में कोई ना कोई क्रेजी, यानी कोई क्रेजी पर्सन जरूर हुआ है जो लोगों से हट करके है और लोगों से थोड़ा अलग है, which is not as normal as others. तो जो मुराद है वो अभी हमारी पूरी ट्राइब में सबसे क्रेजीएस्ट माना जाता था. इसके पहले हमारे एक अंकल थे खोस्टो, वो भी मुराद की तरह ही थे. He was an enormous man. लंबे चौड़े तगड़े थे अंकल, and he had the largest mustache in the San Joaquin Valley, one of the long interior valleys of California. वहां की जो सबसे लंबी घाटी है, तो उस पूरी घाटी में उनकी मूंछों के लिए उनको जाना जाता था, और बहुत गुस्सैल थे वो, जल्दी गुस्सा आ जाता था, जल्दी इरिटेट हो जाते थे. ही वॉज इम्पेशेंट, यानी सब्र बिल्कुल नहीं था, एंड ही कुड स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग. अपनी एक आवाज से वो सबको चुप करा सकते थे. सो द ऑथर वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिम. इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. देन ही थॉट कि अभी जो पल है उसको हम एंजॉय करते हैं, उन सब के बारे में बाद में सोचेंगे. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khosrow sat up in the chair and roared. It is no harm, pay no attention to it, the barber said, but the boy says your house is on fire. So Khosrow roared, enough, it is no harm, I say.
और एक बार ऐसा हुआ था कि जो खुसरो है उनका अपना बेटा अराक, वो दौड़ता हुआ गया बार्बर की शॉप पर जहां उसके फादर अपनी मुस्टैच को ट्रिम करवा रहे थे, और उसने जाकर के बताया कि हमारे घर में आग लग गई है। बट दिस मैन, खुसरो ने कहा, वो आराम से, वो सिटिंग इन द चेयर एंड ही सेड, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट पे अटेंशन टू इट। बार्बर ने फिर से कहा कि बच्चा कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है, बट स्टिल ही सेड, इट इज नो हार्म, डोंट पे अटेंशन टू इट। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. और ऐसा माना जाता था कि जो मेरा एक कजिन है मुराद, वो बिल्कुल उन पर गया है, यानी बिल्कुल अपने अंकल खुसरो की तरह है। हालांकि उसके फादर जो हैं, his father's name was Zorab, तो वो एक प्रैक्टिकल आदमी है, and he's nothing extraordinary. So that's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been, from the beginning, capricious and vagrant. तो ऐसा होता है कि जो रियल फादर है, वो जरूरी नहीं है कि जो बेटा है वो अपने फादर के गुणों को ही एक्वायर करे. He can be the father of son's flesh. Physically he can be his son's father, लेकिन जो गुण उसमें आए हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ही इज द फादर ऑफ हिज स्पिरिट ऑल्सो. यानी अंदर से जो क्वालिटीज उसने एक्वायर की हैं, वो अपनी ट्राइब में से, अपने रिलेटिव्स में से किसी पर भी वो जा सकता है, किसी के भी जैसा हो सकता है. और ऐसा हमारी इस ट्राइब में अक्सर चलता आया है. We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country, where, at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running. At last my cousin Murad said, get down, I want to ride alone. Will you let me ride alone? I asked. That is up to the horse, my cousin said. Get down. The horse will let me ride, I said. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with the horse. Well, I said, you have with the horse, I have also. For the sake of your safety, he said. Let us hope so. Get down, all right, I said. But remember, you've got to let me try to ride alone. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed. That was the loveliest thing I had ever seen. And then presently he was enjoying the horse ride. तो हम चलते जा रहे थे और हम इस चीज को बहुत एंजॉय कर रहे थे. फिर अचानक मुराद ने उसको रोका, एंड ही सेड, ही आस्क्ड द ऑथर टू गेट डाउन. उसने कहा, तुम उतर जाओ, आई वांट टू राइड अलोन. और ऑथर भी अकेले उस हॉर्स पर राइड करना चाहता था, बट his cousin was worried about him. तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से he was not allowing him to ride alone. तो जो ऑथर है वो उतर गया, एंड मुराद ने जो हॉर्स है उसकी स्पीड बढ़ा दी. एंड दिस वाज द बेस्ट साइट, loveliest sight he had seen, the author had seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse. Ride, he said. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. तो मुराद गया, उसने उसको बहुत स्पीड में एक
जो इरिगेशन डिच था उसको जंप करके, एंड ही केम बैक. He was enjoying the ride, and then the author said कि now it's my turn. तो जैसे ही ऑथर जो है वो घोड़े पर बैठा, but the horse did not move. Kick into his muscles, my cousin Murad said, "What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about." I kicked into the muscles of the horse. Once again, it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Calabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. और उसके बाद जैसा कि मुराद ने कहा था, the author kicked the horse, उसको आगे बढ़ाने के लिए, he just kicked the horse. तो एक बार फिर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था, एंड थोड़ा रुकने के बाद the horse began to run. लेकिन वो वहां नहीं गया जहां मुराद लेकर के गया था, अक्रॉस द इरिगेशन डिच. वहां जाने के बजाय दूसरा रास्ता पकड़ लिया, रोड टू द वाइनयार्ड, और 7 वाइन्स को जंप करते हुए वो आगे बढ़ा. इट वाज रनिंग, और ऑथर जो था वो गिर गया. माय कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. यू गो दिस वे and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. और ऑथर गिर गया. मुराद वहां दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें उस हॉर्स को ढूंढना है, क्योंकि सुबह होने से पहले पहले किसी को पता लगे उससे पहले हमें उस हॉर्स को वापस उसकी जगह पर पहुंचाना है. तो दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द हॉर्स. दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए. It took him half an hour to find the horse and bring him back. All right, he said, jump on, the whole world is awake now. What will we do? I said. Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. He didn't sound worried, and I knew he'd hide him and not take him back. Not for a while, at any rate. Where will we hide him? I said. I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. And then आधा घंटे के बाद वो हॉर्स मुराद को मिल गया, और उसने कहा कि अब सब लोग जाग चुके हैं, सुबह हो चुकी है, तो अगर हम इस हॉर्स को लेकर के जाएंगे तो सब लोग देख लेंगे और पता चल जाएगा, तो हम इसको छुपा देते हैं कल सुबह तक के लिए. और उसकी बातों से लग रहा था कि वो उसको छुपा देगा, आज वो इसको वापस नहीं करेगा. एंड अगेन द ऑथर एज्यूम्ड, उसने अंदाजा लगाया कि ये शायद बहुत पहले से इसको इस राइडिंग के काम में लेता रहा है. अर्ली मॉर्निंग्स में वो हॉर्स राइड करता रहा है, और आज मुझे बुलाने इसलिए आया था बिकॉज he knew that I also longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said, but if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fitzwilliam. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home.
It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. और फिर उसके बाद वो उसको एक वाइन यार्ड में लेकर के गया जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, जिसके बारे में अभी दैट वाज जस्ट लोनली, वो बिल्कुल खाली था। और मुराद ने उसको कन्विंस किया कि पहले से कुछ भी नहीं था, आज सुबह ही मैं इसको राइडिंग के लिए लेकर आया हूँ एंड आई हैवंट स्टोलन इट। लेकिन सिर्फ इतना है कि अगर हम पकड़े गए तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा और वो हम नहीं चाहते कि हम कुछ भी गलत करें। देन उसने जो खाली वाइनयार्ड था जो कभी किसी फार्मर का हुआ करता था, पेटवेजियन, एंड नाउ इट वाज जस्ट डेजर्टेड, खाली था वो। यहाँ पर कुछ ओट्स और ड्राई अल्फा अल्फा पड़े हुए थे और वहां उस हॉर्स को उन्होंने बांधा और वो घर की तरफ चल दिए। और उसने कहा कि इस हॉर्स राइड करना, इस हॉर्स को अपने काबू में, अपने कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। शुरू शुरू में इट रैन वाइल्ड, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, मुझे इन हॉर्सेस को टेम करना, इनको कंट्रोल करना आता है। मैं इनसे वो सब करवा सकता हूँ जो मैं करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे समझते हैं। Horses understand me. How do you do it? I said. I have an understanding with a horse, he said. Yes, but what sort of an understanding? I said. A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. और फिर उसने ऑथर ने पूछा कि कैसे तुम इसको कंट्रोल करते हो, कौन सी अंडरस्टैंडिंग है। तो उसने कहा कि अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो, so I will not tell you. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you'll know how to do it. I went home and ate a hearty breakfast. उसके बाद वो लोग घर चले गए। मुराद ने कहा कि जब तुम 13 years old हो जाओगे तब मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि इन हॉर्सेस को कंट्रोल में कैसे किया जाता है, हाउ कैन वी डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। So they went home and the author had his breakfast. We'll continue it in the next class. Read the lesson and learn the word meanings. Underline them so that you may ask me. Is it clear? And do the question answers of lesson 6 of Hornbill. Lesson 5. Lesson 5 of Hornbill. Is it clear?